माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 30 सॉल्व करने वाले हैं आज हम, और ये इस वीक की लास्ट वर्कशीट है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। 12 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो गाइस, आज भी आपको केस स्टडी दिया गया है क्वेश्चंस में। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने देखा था 2 केस स्टडी को सॉल्व किया था। आज आपको जो 4 क्वेश्चंस मिले हैं उसमें से अगेन एक केस स्टडी दी गई है। दैट मीन केस स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको हर वर्कशीट में केस स्टडी दी जा रही है, तो आपको केस स्टडी समझना होगा और अच्छे से सॉल्व करना होगा, क्योंकि संभावना है कि आपके एग्जाम में भी केस स्टडी दिया जाए। और केस स्टडी आप कभी भी रट नहीं सकते, हर बार आपको नई केस स्टडी बना के दी जा सकती है। तो देख लेते हैं आज आपको पढ़ना क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से होता है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन में कैसे रोल प्ले करती हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था, क्या देखा था कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हेल्प करती है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हमने फैक्टर्स देखे थे। WTO के बारे में देखा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। आज हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है, इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का लॉन्ग टाइम में क्या असर हुआ है वो हम देखने वाले हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्टेड। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ केम टू लॉन्ग वे। अगर हम इंडियन इकोनॉमी में देखें तो ग्लोबलाइजेशन का एक लंबे समय में काफ़ी फर्क पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर, हैव बीन एडवांटेज टू कंज्यूम पर्टिकुलरली वेल ऑफ सेक्टर इन द अर्बन एरिया। तो जो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर मैं बताऊं आपको, तो चाहे विदेश की कंपनियां भारत में आई हो और भारत की कंपनियों में जो कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन की वजह से अगर हम फ़ायदा बोलें तो फ़ायदा किसका हुआ है, कस्टमर्स का फ़ायदा हुआ है। कस्टमर्स कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, लाइक आप, हम सब क्या हैं, उपभोक्ता हैं, कस्टमर्स हैं। तो फ़ायदा किसे हुआ है, कस्टमर्स को, और वो भी उन लोगों को जो शहरी एरिया में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में, जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं, इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कैसे फ़ायदा हुआ है, देखिए, पहले आप एक पाउडर लेने जाते थे, एक परफ्यूम लेने जाते थे, मान लो कोई 5 कंपनी ही अवेलेबल थी, उन्हीं में से आपको चूज़ करना पड़ता था, प्राइस ज़्यादा हो कम हो, आपके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको एक परफ्यूम बॉटल लेनी है, एक पाउडर बॉटल लेनी है, यू हैव अ चॉइस, मल्टीपल चॉइस। आपके पास विदेशी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं, एक का प्राइस ज़्यादा होगा तो आप दूसरे का ले लेंगे। ठीक है, आप ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी एफिशिएंट हो। तो इतना ज़्यादा कंपैरिजन हो गया है, इतनी सारी चॉइसेस हो गई हैं, जिसका फ़ायदा किसके होता है, सीधे सीधे कस्टमर्स को होता है, जिसका बेनिफिट। कस्टमर्स के पास चॉइसेस, ऑप्शन बढ़ जाते हैं और वो ईजिली चूज़ कर सकता है, इसलिए कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। अगर 2 कंपनी होंगी तो बोलेंगे हम मनमाना प्राइस बढ़ा देंगे, जिसको लेना होगा वो लेगा। लेकिन जब चॉइस बढ़ जाती है तो कंपनी भी मनमाना प्राइस नहीं बढ़ा सकते, उनको कस्टमर का ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे ग्लोबलाइजेशन को किसको फायदा हुआ, कस्टमर्स को फायदा हुआ है। आगे देख लेते हैं। देयर इज ग्रेट चॉइस बिटवीन द कस्टमर, वही बात बोली जा रही है कि कस्टमर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस बढ़ जाती हैं। एमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन का असर क्या सब पे एक समान हुआ है, तो जी नहीं, सब पे ग्लोबलाइजेशन का असर एक समान नहीं हुआ है। यहाँ आपको 3 पिलर्स की तरह 3 कॉलम दिखाए हैं ब्लू कलर के। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया है, कंपनीज दिखाई है मल्टीनेशनल। नंबर 1 में दिखाया है जो इंडिया की बड़ी कंपनी है, टॉप कंपनी, उनको दिखाया है। और 3rd कॉलम में आपको दिखाया है जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटी कंपनियाँ होती हैं, छोटे यूनिट्स होते हैं, उनको दिखाया गया है। और कहा है इन तीनों पे अलग अलग असर हुआ है, उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, आपको 3 कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे ब्लू कलर के। नंबर 1, दैट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, जो इम्पैक्ट है वो मल्टीनेशनल कंपनी पे क्या पड़ा है, और हम इंडिया में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आपको रिमेंबर रखना है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। नंबर 2, ये आप देखिए, कंपनी दिख रही है सुंदर सी, बड़ी सी, आप भी कभी बड़े होकर ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहेंगे।
ऑन द टॉप मोस्ट, इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है, चाहे रिलायंस, टाटा, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ा है। नंबर 3 है हमारा इंडियन के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे निर्माता हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ा है। वन बाय वन करके देखते हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम किसकी, मल्टीनेशनल कंपनी की। भाई आपको पता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो ही तो इम्पैक्ट हेल्प करती हैं ग्लोबलाइजेशन में। एक कंपनी एक देश की बहुत सारे देशों में अपनी कंपनी खोलती है, उसी से तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होता है, फास्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि एमएनसीज को तो प्रॉफिट ही हुआ होगा, पर देख लेते हैं कैसे प्रॉफिट हुआ है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री सच एज सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड सर्विसेज सच एज बैंकिंग। तो जो एमएनसी कंपनियां हैं उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, दूसरे देशों में जाकर पैसे निवेश करना, इन्वेस्ट करना बढ़ाया है। और किन फील्ड्स में बढ़ाया है, सेल फोन, आपके हाथ में भी एक सेल फोन है। आज के टाइम में सेल फोन एक मतलब जैसे ब्रीथ करते हैं ना, सांस लेते हैं, उतना रिक्वायर्ड हो गया है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हर कंट्री में बढ़ गई है, इसलिए सेल फोन में इन्वेस्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आप छोटी छोटी चीज़ों में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक सेल और सेंसर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी पीने के लिए जो बहुत सारी आपकी कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मल्टीपल ड्रिंक्स आती हैं, इसमें इन्वेस्ट किया गया है। फास्ट फूड, ठीक है, आज का फास्ट फूड भी, बच्चे फास्ट फूड पे ही डिपेंड हो गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, आप सब कुछ ऑनलाइन कर पाते हैं, तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है किसका, मल्टीनेशनल कंपनी का। आप जो ऑनलाइन शॉपिंग ये सारी यूज़ करते हैं साइट्स, क्या ये इंडिया की हैं? जी नहीं, ये विदेशी कंपनियां हैं, पर आपको घर में डिलीवर करवा रही हैं। कैसे करवा रही हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है। नंबर 2 है क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब इन अबव इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से न्यू जॉब क्रिएशन भी होता है। कैसे होता है, देखिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी विदेश से आके भारत में अपनी एक यूनिट खोल रही है, तो वो अपनी यूनिट खोलेगी तो वो जॉब के लिए यहीं के लोगों को तो जॉब देगी। ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी अपने लिए वर्कर भी अमेरिका से उठा के लाएंगे, यहीं के लोगों को, हम लोग को ही तो जॉब देंगे। तो इससे जॉब भी बढ़ती है, हमारा बेनिफिट भी होता है, जॉब भी बढ़ती है। नंबर 3 क्या है कि लोकल कंपनीज सप्लाई रेट। इसके अलावा क्या है कि जो लोकल कंपनीज हैं, अब जैसे अमेरिका ने एक अपनी ब्रांच यहाँ पे खोली, ठीक है, अब वो यहाँ पे पहली बात तो एम्प्लॉय हायर करेगी, भारत से ही हायर करेगी, तो हमें जॉब मिलेंगी, ठीक है, और वो हमें पैसे करेंगे पे, किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे या फिर इंडियन करेंसी में भी करेंगे, तो हमें बाहर से पैसा आ रहा है ना हमारे देश में। नंबर 2, इनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, कोई सामान बनाते हैं तो उसके लिए इन्हें कुछ कच्चा माल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल भी ये सारा अमेरिका से उठा के थोड़ी ला सकते हैं, वहाँ से इनको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, भारत के ही छोटे छोटे डीलर से खरीदेंगे, तो इससे भारत के जो डीलर्स हैं उन्हें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे एमएनसी से किस किस को फ़ायदा होता है, जो बहुत सारे सप्लाई करने वाले डीलर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, न्यू जॉब क्रिएट होता है, और मल्टीनेशनल कंपनी को तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है किस पे, एमएनसी पे। नंबर 2 बात करते हैं इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज का। हो सकता है आप भी टॉप मोस्ट इंडिया की किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करें फ्यूचर में, कोई नहीं जानता कौन क्या करे। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मैथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। जब कंपटीशन बढ़ता है तो हम भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं ना, तो यही हुआ जब बाहर की कंपनियां आई तो उसकी वजह से इंडिया की जो बड़ी कंपनियां थी उन्होंने भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया कि भाई अगर हाथ से पैकिंग कर रहे थे तो हम भी मशीन से पैकिंग करेंगे, हम भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया, अपना स्टैंडर्ड ऐसा बढ़ाया कि हम भी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो बड़ी कंपनियों ने हमारे यहाँ अपना स्टैंडर्ड को और ज़्यादा बढ़ाया। नंबर 2, सम हैव गेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल कोलैबोरेशन फॉरेन कंपनीज। कुछ कंपनियों ने, इंडिया की बड़ी कंपनियों ने क्या किया, पार्टनरशिप कर ली कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ चलिए मिलके काम करते हैं, दोनों प्रॉफिट लेते हैं। नंबर 3 क्या हुआ कि न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज बिकम मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ इंडिया की जो कंपनी थी वो खुद ही मल्टीनेशनल कंपनी बन गई कि भाई हम किसी और को अपने देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी तो जाकर किसी के देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ कंपनियां हमारी विदेशों में जाकर इन्वेस्ट करने लगी और खुद मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। लाइक
टाटा हो गई, इसमें टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ठीक है, ये इंडिया की कंपनी है और आप टाटा का नाम सुनते होंगे। ये मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, सब जगह इन्वेस्ट करती है। तो आप देखेंगे जो बड़ी कंपनियां थी, इंडिया की टॉप मोस्ट लेवल कंपनियां थी, उन्हें भी ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 आपको यहाँ पे अंकल जी दिख रहे हैं काम करते हुए। तो ये बताया गया है कि छोटे वर्कर्स को क्या बेनिफिट या लॉस हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उन्हें बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैव हिट हार्ड ड्यू टू कॉम्पिटिशन। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी छोटी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करने पड़ा, जैसे बैटरी बनाने वाली कंपनियां, टॉय बनाने वाली कंपनियां, प्लास्टिक के चीज़ें बनाने वाली कंपनियां, टायर्स बनाने वाले, जो हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, और छोटे नहीं कह सकते क्योंकि ये जो चीज़ें बनाते हैं वो हमारी बेसिक नीड होती है, ऑलराइट। सो इन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है क्योंकि इतना ज़्यादा ये पैसे लगा नहीं सकते थे कि टेक्नोलॉजी भी का इस्तेमाल कर सकें बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से इन पे बहुत बैड इफेक्ट हुआ है। इसमें से सेवरल ऑफ देम हैव डाउन, इन्होंने इसमें से कुछ जो कंपनियां थी उन्होंने अपनी कंपनी ही बंद कर दी, कुछ कंपटीशन का सामना नहीं कर पाए और कुछ ने अपनी कंपनी ही बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, कोई उनका प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा था। अगर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, लेकिन अगर उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे, वो तो लॉस में डूब जाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मोस्ट एम्प्लॉय प्रीफर टू एम्प्लॉय वर्कर फ्लैक्सीबल विच हैज़ कॉज लॉस ऑफ जॉब। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने क्या किया, जो छोटी कंपनियां हैं वो एम्प्लॉयज़ को छोटे टाइम के लिए हायर करने लगी, क्योंकि बड़े टाइम, पूरे टाइम के लिए आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। और इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन इतना है तो कुछ ने क्या किया कि भाई जब हमारे पास काम होगा तो हम आपको 2 महीने 4 महीने के लिए जॉब पे रखेंगे, उसके बाद हम आपको हटा देंगे। तो इसे बोलते हैं जॉब फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जॉब का हानि होती है। एक तो इंसान ने कंपनी बंद कर दी, कंपनी बंद कर दी तो सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, ऑलराइट। और अगर क्या हुआ कि किसी ने कंपनी नहीं बंद की तो थोड़े टाइम के लिए रखेंगे, तो जिसकी वजह से भी लॉस होता है बहुत ज़्यादा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताया है स्टेप बाय गवर्नमेंट फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आखिर गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए? क्योंकि हम सब जानते हैं अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, बाहर से पैसा आएगा, बाहर की कंपनीज इस्टेब्लिश होंगी, तो उससे हमारा भी फ़ायदा ही है। कैसे फ़ायदा है? हमारे यहाँ जो यंगस्टर हैं, एजुकेटेड हैं, उनको जॉब मिलेगी, हमारे बच्चों को जॉब मिलेगी, ठीक है। और उनको अगर जॉब मिलती है तो साथ साथ जो वो चीज़ें खरीदेंगे वो भी हमारे देश से खरीदेंगे, तो इससे हमारा बेनिफिट ही है। तो इंडिया ने आखिर क्या किया इसके लिए, गवर्नमेंट ने आखिर क्या किया, तो उसी के लिए आपको बताया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, जिसे SEZ कहते हैं। इसके लिए SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। अब आप बोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? ऐसे एरिया या ऐसे लोकेशन SEZ में डेवलप किए जाते हैं जहां पर आप क्या होता है कि सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। जैसे कि क्या किया, ये एरिया बना दिया जिसका नाम दे दिया SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो रोड होगा, कनेक्टिविटी होगा, इंटरनेट होगा, सब कुछ वर्ल्ड क्लास होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप आइए, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाइए, और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने वाले को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको टैक्स में छूट दी जाएगी, बहुत सारे टैक्स आप पे कम लगाए जाएंगे, और इन्हेंस करती है कि आप आइए और यहाँ पे इस्टेब्लिश करिए, ठीक है। लेबर लॉ में छूट दी जाती है, तो इसे कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे जोन बनाए जाते हैं, ऑलराइट। आगे चलते हैं। दीज हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। तो ऐसे जो जोन होते हैं वहाँ आप फैसिलिटी देखेंगे, 4-वे लाइन रोड्स होंगी, अच्छी खासी रोड होंगी, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी लाइट आ रही है जा रही है,
लाइट हमेशा रहेगी वहाँ पे क्योंकि वो स्पेशल जोन बनाया गया है, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी होगी, तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। ऑलराइट, इसके बाद कंपनीज हैविंग प्रोडक्शन यूनिट इन SEZ डू नॉट हैव टू पे, जो ये कंपनियां होती हैं इनिशियल 5 सालों के लिए, इनिशियल 5 ईयर के लिए इन्हें टैक्स में छूट दी जाती है कि जो चीज़ें ये इंपोर्ट करते हैं उस पर 5 साल के लिए जब कंपनी आप लगाओगे तो इनिशियल 5 ईयर्स के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद बोला है कि फ्लैक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ इंस्टीड ऑफ हायरिंग वर्कर्स एज अ रेगुलर बेसिस। क्या होता है यहाँ पे आपको इस बात में भी छूट दी जाती है, हमारे बहुत सारे लेबर लॉ हैं जिसे हम श्रमिक कानून कहते हैं कि जो हमारे लेबर्स हैं, श्रमिक हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए उनके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं कि आप उन्हें ऐसे बिना मनमाने तरीके से हटा नहीं सकते, उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यहाँ पर इस जगह पे जो कंपनी खोलता है उन्हें लेबर लॉ में भी छूट दी जाती है कंपनी वालों को, मतलब पूरा कंपनी के बारे में सोचा जा रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं कि परमानेंट वर्कर हायर करिए, जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा है तो आप वर्कर हायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपनी का पैसा बचता है। दिस इज डन इंक्लूड लेबर फॉर द कंपनी, तो इससे कंपनी का पैसा बचता है और कंपनी ज़्यादा फायदे में रहती है। लेकिन यहाँ पे लेबर के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। लेकिन इसके बाद इतनी सारी छूट देने के बाद भी जो विदेशी कंपनियां हैं वो कहते हैं कि हम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हैं जो इतनी छूट दी गई है, इसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा कहती हैं विदेशी कंपनियां कि भारत की गवर्नमेंट को हमें लेबर लॉ में और ज़्यादा छूट देनी चाहिए। अब क्या करोगे भाई, हमारे लेबर का खून पियोगे क्या? इसके बाद चलो देख लेते हैं आगे। इतनी सारी छूट देने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसके बाद बोलते हैं टुवार्ड्स फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब वर्ड आता है फेयर ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन की तो बात कर ली, अब कह रहे हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा, मतलब निष्पक्ष कैसे होगा कि ऐसा ना हो। देखिए ग्लोबलाइजेशन का कुछ लोगों को तो बहुत ही फायदा हो रहा है, कोई टाटा बिरला बन जा रहा है, और कुछ लोग जो हमारे लेबर्स हैं, जो हमारे मिडिल क्लास हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। क्यों सफ़र कर रहे हैं? तो उस पर क्वेश्चन पूछा है, डज नॉट एवरीवन हैव बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। सबको ग्लोबलाइजेशन से इक्वल फायदा तो नहीं हो रहा है। द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। तो क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बनाएं, निष्पक्ष कैसे बनाएं, इन ऑर्डर टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड इट्स बेनिफिट शेयर्ड बेटर। ऐसा होना चाहिए कि इसका जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो हर किसी को होना चाहिए, हर वर्ग को होना चाहिए। For the policies, government protect the interest not only the rich and powerful but all people in the country. गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी बनाए, नियम बनाए, तो ऐसा ना हो केवल अमीरों को ध्यान में रख के बनाए या पावरफुल को ध्यान में रख के बनाए, उन्हें सबको इक्वली सोच के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। For instance, the government can ensure the labor law are properly इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, कानून बनाया है, भैया वो खाली पेपर पे ना हो, वो सड़क पे मतलब ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि आपने लिखा है कि ये कानून है लेकिन फैक्ट्री में जाओ तो कोई फॉलो ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस पर बात कर सकती है कि हमें ऐसे ऐसे लेबर लॉ में सुधार किए जाने चाहिए और एक ऐसा ट्रेंड बनाना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सबको हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो लेबर हो, मतलब कंपनी के मालिक को भी फ़ायदा हो और उसमें काम करने वाले लेबर को भी फ़ायदा हो। तभी तो असली ग्लोबलाइजेशन का असर है कि ग्लोबलाइजेशन का असर आपकी फैमिली को भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए, आपकी फैमिली को, आपके पापा को, सबको, आप सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि ये होगा फेयर ग्लोबलाइजेशन। कम टू द क्वेश्चन। देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक को हम विद आंसर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप क्वेश्चन देख लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सब पे सेम नहीं हुआ है वो बताना है आपको। नंबर 2 में SEZ के बारे में बताना है। नंबर 3 ये आपका केस स्टडी है बेटा, केस स्टडी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन को आपको समझाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। नंबर 1 क्वेश्चन है, The impact of globalization has not proved beneficial for all. जो ग्लोबलाइजेशन का असर है सब पे एक समान नहीं हुआ है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप एग्री हैं? बोलिए आप एग्री हैं, यस और नो। गिव 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए 2 रीजन भी दीजिए। तो आप लोग
क्लियरली देख चुके हैं कि सब पे एक समान असर नहीं हुआ है, सबको फायदा नहीं हुआ है, जो हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें नुकसान हुआ है। तो आप बोलेंगे द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर ऑल। वी कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। हम कंप्लीटली इस बात से सहमत हैं जिसके निम्नलिखित कारण हैं। जिसके निम्नलिखित कारण क्या है? नंबर 1, स्मॉल मैन्युफैक्चरर फेस्ड स्टिफ कॉम्पिटिशन which resulted in manufacturer closing their companies। बहुत ज़्यादा कंपटीशन का, कड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से छोटी कंपनियां, छोटे मैन्युफैक्चरर को अपनी कंपनी भी बनानी बंद करनी पड़ी। लाइक एग्जांपल है मेकिंग बैटरी, टॉय, टायर्स बनाने वाली कंपनियां। ठीक है, आंसर को हमेशा आप पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट्स में उसको एलेबोरेट करेंगे। आप सोशल स्टडी का आंसर कभी भी लिख रहे हैं तो ठीक है, और सब पॉइंट बना के आप इजीली याद कर सकते हैं और इजीली एग्जामिनर को समझा सकते हैं। नंबर 2, मैनी वर्कर्स लॉस देयर जॉब एंड मैनी गेट एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब खो देते हैं और बहुत सारे कम टाइम की जॉब पाते हैं। मतलब पहले उनके पास परमानेंट जॉब होती थी, अब क्या होता है, उन्हें फ्लेक्सिबल यानी कि कुछ टाइम के लिए ही काम मिल पाता है। तो ये 2 रीजंस हो गए जो आपकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं बहुत अच्छे से। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे आंसर्स टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर SEZs। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। अगर आपका एग्जाम में SEZ लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम सेज भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले आपको बताना है कि SEZ है क्या, दूसरा बताना है कि किस तरीके से इसने इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हेल्प किया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आगे का आंसर। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और SEZ रिफर टू द स्पेशली डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम विच ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटी आर कैरिड आउट। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होते हैं जहाँ पे स्पेशल जोग्राफिकल एरिया होता है, जहाँ पे व्यापार, ठीक है, बिजनेस और प्रोडक्शन और कमर्शियल एक्टिविटी सारी की जाती हैं, उसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इसी आंसर को आगे लिखेंगे। SEZ have contribute to attracting foreign investment by following ways। अब उसने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, तो पहले आप लिखेंगे by following ways, उसके बाद नंबर 1 2 3 करके अपने पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कंपनीज हैविंग अ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ SEZ do not have to pay tax of initial 5 year। अगर आप अपनी SEZ में कंपनी स्टैब्लिश करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, तो आपको स्टार्टिंग 5 ईयर में टैक्स नहीं देना पड़ता। ऑलराइट, जो आयात कर होता है। इसके बाद कंपनीज कैन वर्क फ्लैक्सीबल फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन दे आर इन इंटेंस वर्क प्रेशर रादर देन हायरिंग वर्कर्स रेगुलरली। तो इन एरिया में जो कंपनियां होती हैं वो जब उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वर्कर्स को हायर कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है वो वर्कर्स को परमानेंटली हायर करें। नंबर 3, SEZ do not incur duty on importing goods from the country and abroad for the development, operation and maintenance। इस एरिया में जो कंपनी खोलते हैं उन लोगों को ऐसे कुछ भी सामान चाहिए, वस्तुएं चाहिए जो उनको डेवलपमेंट में के लिए चाहिए, ऑपरेशन के लिए, अपनी यूनिट को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो सामान चाहे उन्हें भारत से चाहिए या विदेश से चाहिए, वो कहीं से भी मंगवा सकते हैं। उस पर स्पेशल ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएंगी, यानी एक्स्ट्रा जो पैसे देने होते हैं वो नहीं लगाया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो अट्रैक्ट हो, यहाँ पे स्टैब्लिश हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट आंसर का। ठीक है, पहले इतना लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट। कम टू द नेक्स्ट। नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब आ गई आपकी केस स्टडी। रमन वॉज वर्किंग एज अ परमानेंट वर्कर इन अ शू मेकिंग फैक्ट्री। रमन एक पर्सन है, एक आदमी है जो एक जूता बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे वो परमानेंट एम्प्लॉय है। परमानेंट एम्प्लॉय मतलब उनको जॉब गारंटी है। आपको पर्टिकुलर परमानेंट मतलब होता है आप इतने सालों तक कंपनी में काम करेंगे, और टेम्परेरी होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए हायर किया जाता है। इसके बाद बोल रहा है द फैक्ट्री क्लोज ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड ही लॉस्ट हिज जॉब।
कंपटीशन की वजह से रमन की जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो जॉब खो देते हैं, क्योंकि कंपनी ही बंद हो गई तो परमानेंट टेम्परेरी से क्या मतलब, वो अपनी जॉब खो देते हैं। ही गॉट हायर बाय अ कंपनी, अब वो एक कंपनी के द्वारा हायर किए जाते हैं ऑन द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज प्रीवियस सैलरी। एक नई कंपनी उन्हें हायर करती है, लेकिन हायर करती है कितने पे, जितनी उनकी पहली कंपनी में सैलरी थी उसकी लगभग आधी सैलरी पे उन्हें हायर कर लेती है। मान लीजिए रमन की सैलरी 10,000 थी पहले, तो अब नई कंपनी उन्हें कितना पे कर रही है, 5,000 ओनली। विच हायर्ड वर्क्स आर फ्लेक्सिबल फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टेम्परेरी बेसिस, और ये जो कंपनी ने हायर किया है इसने वर्कर्स को शॉर्ट टाइम के लिए हायर किया है। जैसे मैंने बताया फ्लेक्सिबल होता है, दैट मीन शॉर्ट टाइम के लिए, फ्लेक्सिबली शॉर्ट टाइम के लिए हायर करते हैं जब उनके पास काम ज़्यादा हो सकता है। तो एक तो आधी सैलरी पे हायर किया है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, उन्हें पता नहीं कब तक उन्हें रखा जाएगा, कभी भी हटाया जा सकता है, काम खत्म होने पे हटाया जा सकता है, ठीक है। व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ रमन एंड हिज फेलो वर्कर्स, रमन और उनके जो साथी हैं, जब कंपनी बनी हुई तो बंद हुई तो रमन के साथ जितने लोग होंगे सबको जॉब खोनी पड़ी होगी, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा बताना है व्हाट शुड दे लूज, उनको क्या नुकसान हो सकता है। ध्यान से केस स्टडी समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा रिलेट करिए, अगर अपने आसपास चीज़ों को आप रिलेट करेंगे, देखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, किसी के साथ तो ऐसा हुआ होगा, तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जो कोविड का टाइम था उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, बहुत सारे वर्कर्स की, चाहे आप रिक्शा चलाने वाले या ऐसे छोटी मोटी कंपनियों में काम करने वालों की बात करिए या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वालों की भी बात करिए, तो बहुत लोग अपनी जॉब खोते हैं। अचानक से जॉब खो देना या आधी सैलरी पे आ जाना, तो उस इंसान पे ही नहीं, उसकी फैमिली पे, उसके आसपास सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आप रिलेट कर पाएंगे। अब मैं आपको आंसर समझाती हूँ। Raman, after losing a permanent job, is now working as a temporary worker at half pay। पहले आप इस स्टेटमेंट की पुष्टि करेंगे कि जो रमन है वो अपनी जॉब खोने के बाद आधी सैलरी पर एक टेम्परेरी जॉब कर रहे हैं, विच विल हैव फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन रमन एंड हिज फेलो एम्प्लॉयज, जिसका रमन पे और उनके साथियों पर बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। वो प्रभाव क्या है? नंबर 1, रमन एंड हिज फेलो एम्प्लॉय विल फेस जॉब इनसिक्योरिटी, उनको और उनके साथियों को हमेशा जॉब की असुरक्षा रहेगी। क्यों? क्योंकि कभी भी उनकी जॉब जा सकती है, वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए हायर किया गया है। नंबर 2, they will find it extremely difficult to even their minimum requirements due to half pay। आधी सैलरी हो जाने से आप देखिए कि कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, जितनी सैलरी है उसमें भी पूरा नहीं होता, तो आधी सैलरी हो जाने से उनके लिए ये बहुत कठिन हो जाएगा कि जो वो अपनी बेसिक नीड्स हैं उसको भी पूरा कर पाएँ। अगर वो कहीं पे रहते होंगे, वहाँ से उन्हें ऑफिस जाने में, कंपनी जाने में, दफ्तर जाने में पैसा लगेगा, ठीक है, कुछ उनको ज़रूरी रिक्वायर्ड्स होंगे, तो वो जो खर्चे और रहने का होगा उसको भी निकाल पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तो होगा रमन और उनकी जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पूछा है व्हाट शुड दे लॉस, वो क्या लॉस करेंगे, तो आप लिखेंगे रमन एंड हीज एसोसिएट कैन सफर मैनी काइंड ऑफ डैमेज, बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं उन्हें, सच एज क्या। नंबर 1, दे मे हैव टू फेस फाइनेंशियल एंड मेंटल स्ट्रेस, एक तो उन्हें पैसों की तंगी, दूसरा उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो अपनी नौकरी खो बैठा है, आधी नौकरी पे काम कर रहा है, उस नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो उसको हमेशा स्ट्रेस रहेगा कि उसे नई जॉब फाइंड आउट करनी है, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उनको एक मेंटल स्ट्रेस और पैसों की तो तंगी रहेगी। नंबर 2, workers have been hired flexible by the company as a result of which Raman and his colleagues will not even get the protection of labor law। जब कंपनी को फ्लैक्सीबल इस एरिया में होता है, इस तरीके से हायर किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो वहाँ पे जो लेबर लॉ होते हैं, कानून होते हैं लेबर्स के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिलती। तो अगर उनके साथ कुछ होता है तो उसमें भी उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, लेबर लॉ में भी उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। कई बार होता है काम के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं, ज़्यादा काम कराया जाता है, तो ये भी लेबर लॉ के अगेंस्ट होता है, लेकिन ये भी कई बार नहीं फॉलो करते, तो इसमें भी वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। दूसरी, इसके बाद 3rd है इट कैन ऑल्सो हैव अ बैड इफेक्ट ऑन रमन्स हेल्थ। ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए कोई पर्सन काम करेगा स्ट्रेस में, तो क्या उसकी हेल्थ अच्छी रह सकती है? तो इसका बैड इफेक्ट उनके हेल्थ पर भी पड़ सकता है।
क्या क्या नुकसान हो सकता है ये पूछा है, तो पढ़ सकता है, ठीक है। नंबर 4 है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फैमिली प्रॉब्लम कैन ऑल्सो अकर। पैसों की तंगी की वजह से हो सकता है उनके घर में कोई रिक्वायरमेंट हो, उन्हें फैमिली में भी प्रॉब्लम्स पैसों की तंगी की वजह से हो सकती है। एंड दे मे नॉट एबल टू अटेंड फैमिली प्रोग्राम मैनी टाइम, और हो सकता है कि फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हो जो इसकी वजह से वो ना अटेंड कर पाएँ कई बार। तो बहुत सारी ये सारी समस्याएं हैं जो रमन को फेस करनी पड़ सकती है और उनके जितने भी कलीग्स थे उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पूरा बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी जिसे हमने सॉल्व कर लिया है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। इसका पहले आप इसका प्रभाव बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आंसर, और देन वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, क्या उनके साथ हो सकता है नुकसान, वो। कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, अगेन 2 क्वेश्चन है। हाउ डू यू थिंक फेयर ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। न्याय को कैसे सुनिश्चित कर सकता है फेयर ग्लोबलाइजेशन, और फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बताएंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल इक्वली। सिंपल सा मतलब है फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि जो फायदा हो सबको बराबर साझा किया जाए, सब में बराबर बांटा जाए, ये है फेयर ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद पूछा है हाउ डू फेयर ग्लोबलाइजेशन हेल्प, तो आप लिखेंगे कि इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है, बराबरी और न्याय को कैन बी इंश्योर्ड बाय द फेयर ग्लोबलाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। इक्वालिटी और न्याय को फेयर ग्लोबलाइजेशन निम्नलिखित तरीके से कर सकता है, कैसे। लेबर लॉ शुड बी रिफॉर्म एंड इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल। आप सोचिए आप क्या करेंगे कि सबके लिए फेयर ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबलाइजेशन का फायदा सबको हो। तो नंबर 1 बोला है कि लेबर लॉ शुड बी रिफॉर्म्ड एंड इम्प्लीमेंटेड एट ग्राउंड लेवल। जो लेबर्स के लिए कानून बनाए गए हैं उसमें सुधार किया जाना चाहिए कि बस आप कंपनी फ्रेंडली मत बनाइए, लेबर फ्रेंडली बनाइए कानून को, और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि खाली पेपर पे ना हो, इम्प्लीमेंट हो कंपनी में। नंबर 2, government policy should be made keeping in mind not only rich and powerful but interest for all people of the country। तो जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाए तो केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों को ध्यान में रख के ना बनाए, बल्कि सारे मध्यम वर्ग और जितने भी लोग हैं सारे लोगों को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी बनाए। नंबर 3, small manufacturers should have also get a platform to extend their business and contribute to economy। जो हमारे शॉर्ट मैन्युफैक्चरर हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो अपने कंपनी को एक्सटेंड कर पाएँ, क्योंकि जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें अपनी कंपनी ना बंद करनी पड़े, बल्कि उनको भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करें और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि वो फ़ायदा करेंगे तो और जॉब्स मिलेगी और हमारे देश का पैसा देश में रहेगा और उससे और कई लोगों को फ़ायदा होगा। नंबर 4 है स्पेशल रिफॉर्म शुड बी मेड इन लेबर लॉ फॉर वुमेन वर्कर्स। महिला लेबर जो होती है, महिला वर्कर्स होती हैं, उनके लिए भी हमें लेबर लॉ में रिफॉर्म करना चाहिए ताकि उनके लिए भी प्रोटेक्शन हो, क्योंकि निष्पक्ष यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन का तो यही मतलब है ना कि सबको बराबरी मिले, सबको फायदा हो, चाहे वो मेल हो पुरुष हो, ठीक है, महिला पुरुष अमीर गरीब सबको। अब आप महिलाओं के लिए बोलेंगे क्यों किया गया है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि सेम जॉब के लिए, सेम लेबर वर्कर के लिए मेल को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और फीमेल को कम पैसे दिए जाते हैं। कई बार दूसरा कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। लाइक एक गर्भवती महिला जो है, प्रेग्नेंट वूमेन है, वो एक लेबर है, एक वर्कर है, फिर भी उसको घंटों में काम करने के घंटों में कमी नहीं दी जाती, उसको उसी तरीके से काम कराया जाता है। उसमें थोड़े से रिफॉर्म होने चाहिए कि ऐसी स्थिति में उनको काम का प्रेशर कम हो या फिर उनको कुछ बेनिफिट दिए जाएं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे दूसरे शहरों से बुलाए जाते हैं वर्कर्स, जिनके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनके पास ना तो जगह होती है उन बच्चों को कहीं छोड़ के जाएं और ना तो कोई देखने वाला, तो ऐसे लोग काम पे अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, छोटे छोटे 2 साल के 1 साल के। तो ऐसे नियम और कानून होने चाहिए कि भाई एक ऐसा चर्च बना दो या ऐसा लोकेशन बना दो जहाँ पे पूरे एरिया के जो वर्कर्स के बच्चे हैं, अगर वो काम पे जाते हैं तो कम से कम उन बच्चों को वहाँ पे छोड़ें और वो बच्चे वहाँ पे उनको पढ़ाया जाए, कुछ उनके साथ एक्टिविटी की जाए, ठीक है। तो इस तरीके के नियम होने चाहिए जिससे फेयर ग्लोबलाइजेशन हो, जिसपे सबको इक्वली बेनिफिट मिले। तो ये कंप्लीट आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है, ये फोर्थ का पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब, फेयर ग्लोबलाइजेशन का, उसके बाद कैसे होगा इक्वल और जस्टिस, सबके लिए न्याय कैसे होगा वो। सो गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 30 इस वीक की लास्ट वर्कशीट सॉल्व कर ली है। इसके बाद मंडे से नई वर्कशीट आएंगी, उसे इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज रोज वर्कशीट ढूंढनी ना पड़े। हर वर्कशीट आपको डेली बेसिस पे एक दिन पहले अपडेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही अपलोड होती है वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो कीप स्माइलिंग, टेक केयर।